हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग। आज की वीडियो में हम इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क फॉर बिजनेस के एमसीक्यूज क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। पहले भी इस पर काफ़ी वीडियोस में अपलोड कर चुकी हूँ, ज़रूर से देख लीजिएगा। बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस हैं। इससे पहले के जो एग्जाम्स में हुए हैं उसमें वो क्वेश्चन पूछे हुए भी हैं, तो ज़रूर से देख लीजिएगा। आज की वीडियो में कुछ और क्वेश्चन हम देखेंगे जो कि आपका एग्जाम होने वाला है और उसकी पीओई से बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो शुरू करते हैं, वीडियो एंड तक देखिएगा। और आप लोग देखते हैं सब्सक्राइब नहीं करते, प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर लिया करिए। और जिन भी ग्रुप्स में, व्हाट्सएप ग्रुप्स में या फिर टेलीग्राम ग्रुप्स में आप लोग ऐड हैं, प्लीज़ वीडियो को शेयर और हाइप ज़रूर से कर दिया करिए। शेयर कर दिया करिए और हाइप कर दिया करिए। आइए शुरू करते हैं इसमें और कुछ क्वेश्चंस लेते हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें, विच अथॉरिटी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्टिंग फिजिकल ओवरसाइट ऑफ डिपॉजिटरीज एंड म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया। भारत में डिपॉजिटरी और म्यूचुअल फंड की भौतिक निगरानी के लिए कौन सा प्राधिकरण जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है। क्योंकि ये जो मेन इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क वाला है आपकी बुक, उसमें मेनली सारे रेगुलेशंस दे रखे हैं, सारे एक्ट दे रखे हैं कि कौन कौन से रेगुलेट करने का काम करते हैं जो इकोनॉमी है उसको। तो यहाँ पर उसी के बारे में है कि जो इंडिया में डिपॉजिटरी और म्यूचुअल फंड है उसको कौन प्राधिकरण है, कौन अथॉरिटी है जो रेगुलेट करती है, देखने का काम करती है, रिस्पॉन्सिबल होती है उसके लिए। आरबीआई है, फाइनेंस मिनिस्ट्री है, सेबी है, एएमएफआई है। तो यहाँ पर ये काम किसका है? सेबी का होता है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया जिसे कहा जाता है। इंग्लिश में इसकी फुल फॉर्म है। इसको भी नोट कर लीजिएगा, ये भी पूछी जा सकती है। वैसे प्रीवियस वीडियो में ये आप लोग को कई बार बता चुकी हूँ सेबी के बारे में। तो यहाँ पर एक आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच बॉडी रेगुलेट्स द मॉनेटरी पॉलिसी इन इंडिया। भारत में जो मौद्रिक नीति को कौन सी संस्था नियंत्रित करती है? सेबी, सिडबी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। बहुत ही बेसिक सा और इजी सा क्वेश्चन है कि जो मॉनेटरी पॉलिसी होती है उसको कौन रेगुलेट करता है। तो मॉनेटरी पॉलिसी को, मौद्रिक नीति को रेगुलेट करने का काम जो है वो रिजर्व बैंक का होता है, आरबीआई का होता है, जो कि हमारा सेंट्रल बैंक है। ये जो बैंक है 1949 में इसका राष्ट्रीयकरण किया गया था। अगर पूछा जाए क्वेश्चन के नेशनलाइज कब हुआ था, तो 1949 में इसको नेशनलाइज किया गया था। इससे पहले भी ये काम कर रहा था, लेकिन ये हमारे सेंट्रल बैंक के तौर पर काम नहीं करता था। जो सेंट्रल बैंक के तौर पर इसने काम करना शुरू किया है 1949 से शुरू किया है, 1949 से किया गया है। 1 जनवरी 1949 से किया है। तो एक आंसर हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। और यही वो एक अकेली संस्था है जो कि जो नोट्स होते हैं, करेंसी जो होती है उसे इशू करने का काम भी किसका रहता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का भी रहता है। और मॉनेटरी पॉलिसी, जिससे कि मार्केट में जो मुद्रा है, जो मनी है वो कितनी है, वो कब कंट्रोल करना है, कब इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा हो रहा है तो उसको कंट्रोल करना है। इन सब चीज़ों को नियंत्रित करने के लिए, क्रेडिट को नियंत्रित करने के लिए जो काम करती है वो रिजर्व बैंक करता है। किसके थ्रू करता है? मॉनेटरी पॉलिसी। एक और क्वेश्चन बन जाता है, वैसे भी इससे रिलेटेड नहीं है लेकिन काफ़ी कंफ्यूजन हो जाता है। जो फिस्कल पॉलिसी होती है, राजकोषीय नीति होती है, उसको रेगुलेट करने का काम किसका है? तो जो फिस्कल पॉलिसी होती है उसको इंडियन गवर्नमेंट, जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, सरकार है हमारी, वो करती है, वो बनाती है और वही उसको चलाती भी है। लेकिन जो मॉनेटरी पॉलिसी होती है उसको चलाने का काम रिजर्व बैंक का रहता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया सीसीआई। जो भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग है का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? टू प्रमोट एक्सपोर्ट, टू प्रिवेंट एंटी कम्पिटेटिव एग्रीमेंट्स, टू रेगुलेट द स्टॉक मार्केट, टू प्रोवाइड एग्रीकल्चरल लोन्स। यहाँ पर कह रहा है जो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया है सीसीआई, उसका मेन क्या, प्राइमरी जो है ऑब्जेक्टिव क्या है? तो सिंपल सी बात है, कंपटीशन की बात हो रही है, इसका नाम ही हो रहा है कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। तो मेन इसका फोकस या मेन इसका जो गोल रहेगा वो रहेगा कि प्रिवेंट करे एंटी कम्पिटिटिव एग्रीमेंट्स को। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा कि प्रतिस्पर्धा विरोधी समझौतों को रोकना। वैसे तो एमआरटीपी एक्ट था, जो एमआरटीपी एक्ट था 1969 में बना था। इस एक्ट को अब ये एक्ट नहीं काम करता है, इसकी जगह पर कंपटीशन एक्ट आ चुका है। इसकी जगह पर जो आपका नया एक्ट चल रहा है, अब कंपटीशन एक्ट चल रहा है। उसका मेन काम ही यही था कि जो एकाधिकार या प्रतिबंधात्मक समझौते होते हैं उनको रेगुलेट करने का। लेकिन अब उसकी जहाँ पर कंपटीशन एक्ट को बनाया गया, जिससे कि अब ये सारे काम कौन कर रहा है? कंपटीशन एक्ट कर रहा है। उसी से रिलेटेड आपकी कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया हो जाती है। तो एक आंसर क्या है यहाँ पर हमारा? ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ईयर वाज द सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया गिवन स्टेचुटरी पावर। यहाँ पर कह रहा है कि भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड से भी, अभी मैंने इसके बारे में बताया, ये फुल फॉर्म दे रखी है, जिसको नहीं याद है इसको नोट कर लीजिए। और यहाँ पर ये हिंदी में हो जाएगी। को किस वर्ष वैधानिक शक्तियाँ दी गई थी?
1988 में, 1990 में, 1992 में, 1995 में। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये नहीं कहा है कि एस्टैब्लिश कब हुआ था, ये कहा गया है कि इसको स्टैट्यूटरी पावर्स जो है, इसकी वैधानिक शक्तियाँ कब मिली थी। तो आपको पता है इंडिया में एक चीज़ आपको देखने को मिलेगी कि कोई भी एक्ट है वो बनता कभी और है और वो रेगुलेट या फिर पावर में या इन्फोर्स कब होता है बाद में अलग होता है। जैसे कि हमारा जो सिंपल सा इनकम टैक्स एक्ट है बना कब था, 1961 में बना था, लेकिन ये लागू कब से हुआ है, इन्फोर्स कब से हुआ है, तो ये आपका लागू हुआ है 1962 से। ये जो लागू हुआ है 1962 से 1962 से लागू हुआ है। तो यही चीज़ सबके साथ रहती है। तो ये जो सेबी है बना तो 1988 में था, 1988 में था, लेकिन इसको जो पावर्स मिली थी वो 1992 में मिली थी। रेगुलेटरी बॉडी ये कब से बनी है, 1992 से बनी है, जब इसको स्टैट्यूटरी पावर्स मिल गई थी। तो एक आंसर हमारा ऑप्शन सी होगा। एस्टैब्लिशमेंट पूछेगा तो 1988 लगाइएगा, अगर स्टैट्यूटरी पावर्स वाला क्वेश्चन आएगा तो 1992 आंसर होगा आपका। चलिए नेक्स्ट है, काफ़ी कंफ्यूजन रहती है इस क्वेश्चन में, एग्जाम में अक्सर गलत हो जाता है आप लोगों का। नेक्स्ट है, सिडबी प्राइमरीली फोकसेस ऑन द डेवलपमेंट एंड फाइनेंसिंग ऑफ। जो सिडबी है मुख्य रूप से किसके विकास और वित्त पोषण पर ध्यान केंद्रित करता है। लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स। तो यहाँ पे कह रहे जो सिडबी होता है वो किसके विकास और वित्त पोषण पर ध्यान देता है। बड़े पैमाने के उद्योग हैं, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग हैं, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश है या फिर बुनियादी ढांचा परियोजना है। जो सिडबी है तो सबसे पहले आईडीबीआई आया था, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, आईडीबीआई बनाया गया। लेकिन आईडीबीआई जो था वो बड़े पैमाने पर या फिर कहें कि जो लॉन्ग टर्म से रिलेटेड हो जाते हैं या जो बड़े बिजनेस होते हैं उनको लोन प्रोवाइड करने का, उनके डेवलपमेंट के कार्य के लिए बनाया गया था। तो यहाँ पर क्वेश्चन ये आया है कि जो छोटे उद्योग होते हैं जो मीडियम स्केल के हैं या स्मॉल स्केल के हैं, माइक्रो स्केल के हैं, उनको कौन प्रोवाइड कराएगा, क्योंकि एक ही बैंक अगर सारे काम कर रहेगा तो प्रॉब्लम होती है। तो इस वजह से यहाँ पर सिडबी बनाया गया था। सिडबी की स्थापना की गई और इसका जो हेडक्वार्टर है वो लखनऊ में ही है। अगर हम इसके हेडक्वार्टर की बात करें, कहाँ हो जाएगा, ये लखनऊ में ही हो जाएगा। सिडबी की बात हो रही है, सिडबी जो है इसका हेडक्वार्टर, ये भी याद रख सकते हैं आप, पूछा जा सकता है कहाँ है, तो ये लखनऊ में है। और ये क्या करता है, माइक्रो स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस जिसे एमएसएमईज कहा बोला जाता है, कहा जाता है, उनको फाइनेंस प्रोवाइड करने का काम करता है। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, विच ऑर्गेनाइजेशन एक्ट्स एज द फैसिलिटेटर फॉर फॉरेन ट्रेड इन इंडिया। कौन सा संगठन भारत में विदेशी व्यापार के लिए सुविधा प्रदाता के रूप में कार्य करता है। यानी कि अब यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जो विदेशी व्यापार हम कर रहे हैं, जो हम फॉरेन ट्रेड कर रहे हैं, उसके लिए हमें फैसिलिटेटर का काम करता है, सुविधा प्रदाता का काम करता है। एग्जिम बैंक है, नाबार्ड है, एलआईसी है, आरबीआई है। तो यहाँ पर आपको क्लियर हो रहा होगा, रिजर्व बैंक। तो अगर बात की जाती है कि जो एक्सचेंज किया जाता है, जो विनिमय दर होती है, इन सब से रिलेटेड अगर आएगा क्वेश्चन तो वहाँ पर रिजर्व बैंक हो जाता है। नाबार्ड जो होता है तो ये एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट के लिए होता है। एलआईसी जो है तो आपको पता ही है, भारतीय जीवन बीमा निगम, यानी कि ये जो है वो इंश्योरेंस रिलेटेड कॉर्पोरेशन हो जाएगा। जो एग्जिम बैंक होता है ये फॉरेन ट्रेड से रिलेटेड हो जाता है। इम्पोर्ट इम्पोर्ट एक्सपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया नाम ही इसका ही है। तो एग्जिम बैंक जो होता है वो फॉरेन ट्रेड को देखता है। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाबार्ड वाज एस्टैब्लिश्ड बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ विच कमेटी। नाबार्ड की स्थापना किस समिति की सिफारिशों के आधार पर की गई थी। नरसिम्हम कमेटी है, बी शिवरमन कमेटी है, हिल्टन यंग कमीशन है, वर्मा कमेटी है। तो यहाँ पर जो बैंकिंग रेगुलेशन की या बैंकिंग सुधारों की बात की जाएगी तो वहाँ पर नरसिम्हम समिति थी, उन्होंने करे थे ज़्यादातर जो वित्तीय सुधार हैं या फिर जो बैंकिंग से रिलेटेड हो जाते हैं। जो नाबार्ड की स्थापना की बात करें तो बी शिवरमन समिति है, उन्होंने किया था। करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स वाज हिस्टोरिकली पब्लिश्ड बाय। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस सूचकांक ऐतिहासिक रूप से किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता था। आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, डब्ल्यूटीओ, नीति आयोग। तो यहाँ पर ये जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स है वो कौन पब्लिश करता है, ये वर्ल्ड बैंक का काम है। ये वर्ल्ड बैंक, विश्व बैंक जो है वो पब्लिश करता है। एक आंसर हमारा ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, IRDAI इज द रेगुलेटरी बॉडी फॉर विच सेक्टर। जो RDAI है, इरडा जिसे शॉर्ट में बोला जाता है, किस क्षेत्र के लिए नियामक संस्था है।
बैंकिंग के लिए, टेलीकम्युनिकेशन के लिए, इंश्योरेंस के लिए या फिर फार्मास्यूटिकल्स के लिए। तो ये जो IRDAI है ये किससे रिलेटेड हो जाता है? ये आपका बीमा इंश्योरेंस से रिलेटेड है। एक आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। अगर हम बात करें कि ये कब इस्टेब्लिश हुआ था, तो 1999 में ये इस्टेब्लिश किया गया था। और इसका हेड ऑफिस की बात करें कहाँ है, तो इसका हेड ऑफिस हैदराबाद में है। ये क्वेश्चंस आपके बनते हैं इससे रिलेटेड और पूछे जाते हैं, तो इनको भी ज़रूर से ध्यान में रखिएगा। एस्टेब्लिशमेंट और हेडक्वार्टर्स कहाँ पर है इनके, तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा ऑप्शन सी है। और इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, तो स्क्रीन पे आप देख रहे हैं, इसको भी नोट कर लीजिएगा ज़रूर से, क्योंकि एग्जाम में आपसे फुल फॉर्म्स भी पूछी जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिजिटल इंडिया एंड मेक इन इंडिया आर इनिशिएटिव्स ऑफ। जो डिजिटल इंडिया है और मेक इन इंडिया है, इसकी पहल किसने करी थी? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने, या फिर FICCI जिसको हम शॉर्ट में फिक्की बोलते हैं। तो किसने की थी इसकी पहल? तो सभी को पता है, बहुत ही कॉमन सा क्वेश्चन है। डिजिटल इंडिया और मेक इन इंडिया किसने करी है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, भारत सरकार के द्वारा करी गई है। एक आंसर हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा, जिसमें कि इंडिया को डिजिटल करना, जो हम काम कर रहे हैं उन सब चीज़ों को अब पहले के टाइम में अगर देखिए तो ज़्यादातर मैनुअली सारी चीज़ें होती थी, अब उसकी जहाँ पर सब कंप्यूटराइज़ कर दिया गया है, तो डिजिटल इंडिया में आ जाएगा। मेक इन इंडिया में है कि ज़्यादा से ज़्यादा डेवलपमेंट किया जा सके, उद्योग लगाए जा सके, इंफ्रास्ट्रक्चर को और ज़्यादा बिल्ड किया जा सके। अभी कुछ टाइम पहले AI समिट हुई थी इसी से रिलेटेड। चलिए नेक्स्ट है, which term describes an investor who expects the price of a particular share to fall? उस निवेशक को क्या कहा जाता है जो किसी विशेष शेयर की कीमत गिरने की उम्मीद करता है? ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें 4 पॉइंट दे रखे हैं। बुल है, स्टैग है, बियर है, लेम डक है। अब इन चारों के बारे में 4 क्वेश्चन आपके अलग-अलग बन सकते हैं। मैंने एक में ही दे दिया, आपको चारों समझ में आ जाएंगे। अब यहाँ पर जो कह रहा है कि वो कौन सा निवेशक होता है जो किसी विशेष शेयर की कीमत के गिरने की, वो ये सोचता है कि ये प्राइस जो है इस शेयर्स के वो गिर जाएंगे। कौन होगा इसमें से? तो यहाँ पर कौन हो जाता है वो होगा बेयर, जिसको हिंदी में अगर कहें तो मांदड़िया बोला जाता है। थोड़ा-सा फ़नी है, इंग्लिश में याद रखिएगा ज़्यादा ईज़ी रहेगा। बेयर बोला जाता है। ये क्या होता है? ये पेसिमिस्टिक होता है। एक आपने पढ़ा होगा ना, निराशावादी, आशावादी। तो ये निराशावादी होता है। ये जो होता है ये कौन होगा? ये निराशावादी, पेसिमिस्ट होता है। ये सोचता है कि कब गिरेंगी, इस बात पे ध्यान देता है ज़्यादा, तो ये निराशावादी हो जाता है। और अगर हम बात करें इसके जस्ट अपोज़िट कौन हो जाता है? बुल होता है। बुल क्या करता है? वो क्या होता है? ऑप्टिमिस्टिक होता है। वो कीमत बढ़ने की, उसको ये होता है कि इन फ्यूचर में कीमतें बढ़ेंगी। वो इस बार इसकी उम्मीद रखता है। स्टैक कौन होता है? स्टैक जो होता है ये शॉर्ट टर्म का स्पेकुलेटर होता है। ये किससे रिलेटेड हो जाता है? ये शॉर्ट टर्म से रिलेटेड हो जाता है। और ये कहाँ पर या किसमें इन्वेस्ट करता है? तो ये जो कंपनीज़ होती हैं, इस तरह की कंपनियाँ जो पहली बार, जो फर्स्ट टाइम अपना जो है वो कर रही होती हैं, शेयर्स को लाती हैं, IPO इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग जो कर रही होती हैं, उनके शेयर्स में इन्वेस्ट ज़्यादा करता है, ये स्टैक हो जाता है। अब बचता है लेम डक। अब लेम डक कौन है? तो लेम डक के बारे में आप लोग सर्च करिए, अगर आपको पता है तो वैसे ही आंसर दीजिएगा, नहीं पता है तो सर्च करके ज़रूर से कमेंट सेक्शन में बताइएगा। जो चीज़ें आपको नहीं पता हो उनको एक बार सर्च किया करिए, तो वहाँ पर काफ़ी ये रहता है कि और भी क्वेश्चंस आप लोग देख पाते हैं। तो कोई भी क्वेश्चन हो सकता है इस तरह का, आप देखिए जो आपके एग्ज़ाम में पूछ लिया जाए। तो लेम डक क्या है, आप लोग जो है ज़रूर से बताइएगा, अगर पता है तो, नहीं पता है तो सर्च करके बताइएगा, ढूँढिएगा क्या होता है लेम डक, उसके बाद मुझे बताइएगा। बाकी ये चारों ही बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आपका ज़रूर बनेगा। चलिए नेक्स्ट है, प्राइस रिगिंग रिफर्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज? प्राइस रिगिंग निम्नलिखित में से किस गतिविधि को संदर्भित करता है? शेयरधारकों के लिए लाभांश बढ़ाना, प्रतिभूतियों की कीमत में कृत्रिम रूप से हेरफेर करना, पहली बार किसी कंपनी को सूचीबद्ध करना, डीमैट खाते के माध्यम से शेयर खरीदना। तो प्राइस रिगिंग जो है वो क्या है? इंक्रीजिंग डिविडेंड्स फॉर शेयर होल्डर्स, आर्टिफिशियली मैनिपुलेटिंग द प्राइस ऑफ सिक्योरिटीज, लिस्टिंग अ कंपनी फॉर द फर्स्ट टाइम, बाइंग शेयर्स थ्रू अ डीमैट अकाउंट। तो प्राइस रिगिंग क्या है? ये इलीगल होती है। पहली बात तो ये लीगल बिल्कुल भी नहीं है। ये क्या है? ये इलीगल है। इलीगल तरीके से प्राइस जो होते हैं वो स्टॉक के इंक्रीज किए जाते हैं। स्टॉक के प्राइसेस को इंक्रीज करना ही क्या कहलाता है? प्राइस रिगिंग कहलाता है, बनावटी तरीके से। तो ऑप्शंस पे अगर आप देखिएगा तो क्या है? आर्टिफिशियली मैनिपुलेटिंग द प्राइस ऑफ सिक्योरिटी। एक आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, What does DMAT stand for in the context of stock market trading? शेयर बाजार व्यापार के संदर्भ में जो डीमैट है उसका क्या अर्थ होता है? डिमांड अटैचमेंट, डिमैटलाइजेशन, डेसिमल अटैचमेंट, डिपॉजिट, मटेरियल। जो डीमैट होता है
या इसको इस हिसाब से भौतिक रूप भी बोला जाता है, यानी जो शेयर्स होते हैं, आप शेयर्स डायरेक्ट वहाँ से किसी कंपनी से परचेज़ करते हैं, किसी स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू कर सकते हैं या अगर फर्स्ट टाइम वाले हैं तो आईपीओ के थ्रू कर सकते हैं। तो वहाँ पर आप उनको क्या करेंगे परचेज़ करते हैं। तो डीमैट जो होता है जैसे कि अब बाकी सारी चीज़ों में क्या है धीरे-धीरे मैनुअली काम बंद हो रहा है, सब कुछ डिजिटल हो रहा है, ऑनलाइन किया जाता है। सेम वही चीज़ इसमें भी रहता है कि आप ऑनलाइन अगर जो परचेज़ करते हैं तो उसको डीमैट के बोला जाता है। और अभौतिकीकरण हिंदी में इसका वर्ड होता है, तो यहाँ पर क्या है इसे हम मटेरियलाइज़्ड बोलते हैं, तो एक आंसर यहाँ पर हमारा ऑप्शन बी होगा। चलिए नेक्स्ट है, व्हेन अ प्राइवेट कंपनी ऑफर्स इट्स शेयर्स टू द पब्लिक फॉर द फर्स्ट टाइम इट इज़ नोन एज़ जब कोई निजी कंपनी पहली बार जनता को अपने शेयर पेश करती है तो उसे क्या कहा जाता है? राइट इश्यू कहते हैं, बोनस इश्यू कहते हैं, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग कहते हैं, फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर। अब यहाँ पे क्या कह रहा है कोई प्राइवेट कंपनी है ऑफर्स इट्स शेयर्स टू द पब्लिक फॉर द फर्स्ट टाइम अपने शेयर्स को पब्लिक में इंट्रोड्यूस कर रही है पहली बार। तो यहाँ पर प्राइवेट नहीं, यहाँ पर सिर्फ़ कंपनी देखिए कि कोई कंपनी है, यहाँ पर मेनली जो पब्लिक कंपनीज़ होती हैं या इस तरह की कंपनीज़ होती हैं जो फर्स्ट टाइम अपने शेयर्स को जो है इश्यू कर रही होती हैं, तो वो इसको यूज़ करती हैं जिससे कि बता सकें जैसे कि आप लोग ने एडमिशन लिया होगा तो वहाँ पर आपको एक प्रॉस्पेक्टस ऐसा दिया गया होगा जिस प्रॉस्पेक्टस में लिखा होगा कि किस तरह का की कंपनी है सॉरी किस तरह का कॉलेज है, स्कूल है, किस तरह का, इसकी फ़ीस क्या है, वहाँ पर कौन-कौन से कोर्सेज़ चलते हैं, क्या-क्या सुविधाएँ आपको मिल रही हैं, सारी चीज़ें आपको उसमें लिखी मिलती हैं। सेम वही चीज़ होती है कि एक कंपनी जब पहली बार ऑफ़र कर रही होती है अपने शेयर्स को, तो वो आईपीओ निकालती है, इनिशियल पब्लिक ऑफ़रिंग करती है, जिससे कि वो ये देख सके कि मार्केट में उसके शेयर्स की क्या पोज़ीशन है, लोग उसी कंपनी के बारे में जान सकें। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन सी है। नेक्स्ट है नीति आयोग was established to replace which of the following institution नीति आयोग की स्थापना निम्नलिखित में से किस संस्थान के स्थान पर की गई थी? फाइनेंस कमीशन के, प्लानिंग कमीशन के, आईआरडीए के, सेबी के। तो यहाँ पर बहुत ही आसान क्वेश्चन है। नीति आयोग को पहले कुछ और था, अब रिप्लेस करके नीति आयोग बना है, तो पहले क्या था? आपको ये सिर्फ बताना है। इसमें से फाइनेंस कमीशन है, प्लानिंग कमीशन, आईआरडीए या फिर सेबी। तो इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में दीजिएगा और सभी लोग जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं ज़रूर से दीजिएगा। और एग्ज़ाम आपका आने ही वाला है, इस पर और भी वीडियोज़ मैं लेकर के आऊँगी जिससे कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो अब बन रहे हैं आपके वो भी आप लोग पढ़ लें और प्रीवियस वीडियोज़ को भी ज़रूर से देखिएगा, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।